जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज नंबर 11। टेस्ट सीरीज नंबर 11 जो है दोस्तों, अब इस बुक का इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आइए इस सेट को हम लोग लगाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये टेस्ट सीरीज अब जो है यूनिक पब्लिकेशन को मैंने रोक दिया है। अब जो है पहले हम लोग करेंगे क्या, तो रुकमणी पब्लिकेशंस को पूरे कंप्लीट पहले 20 सेट्स कर लेंगे, उसके बाद मैराथन क्लासेस, तब यूनिक पब्लिकेशंस की होते रहेंगे। ओके, तो देखिए सेक्शन 1 में आते हैं हम लोग का क्या, तो वो है जनरल हिंदी का। ये जनरल हिंदी में देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें बताया गया है जनरल हिंदी में, सेक्शन 1 जनरल हिंदी। क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें कि विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है, किस रस में होता है, तो आंसर बता दीजिएगा। वो होता है आपका शांत रस का। क्या होता है, तो शांत रस का अस्थाई भाव बता दीजिएगा निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद होता है ना, शांत भाव का निर्वेद होता है। और हास्य का क्या होता है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य ही होता है। क्या होता है, हास्य होता है। और अद्भुत का क्या होता है, तो अद्भुत जो है आप बता दीजिएगा, अद्भुत रस में जो है विस्मय अस्थाई भाव होता है। तो हमारा आंसर तो बी निकल गया। लेकिन कि वीर रस का पूछा जाए तो वीर रस का अस्थाई भाव जो होता है वो होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह होता है। देखिए आगे, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए क्या आएगा, तो वो आंसर्स आप बता देंगे बहुत ही इजी में, नास्तिक कहिएगा, आंसर्स डी कर दीजिएगा। और जो मानने वाला है उसे क्या कहिएगा, तो उसे आप बोलेंगे आस्तिक बोलिएगा, ठीक है। आंसर्स डी करेक्ट होगा। बट आगे देखेंगे, कह रहा है क्या, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम हमें, तीक्ष्ण मतलब होता है तीव्र, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तीव्र तो होगा नहीं दोस्तों, तीक्ष्ण मतलब ही तीव्र होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्षीण मतलब भी होता है खत्म करना, प्रखर मतलब भी वही होता है, तो एक ही बचेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राइट हमारा सी बन जाएगा। तीक्ष्ण का अपोजिट जो होगा वो होगा मंद होगा। देखिए आगे कह रहा है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार। देखिए यहाँ पे 3 बेर खाना और यहाँ पे भी 3 बेर खाना, ये दोनों तो है एक ही जैसा, बट दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो इस कारण हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो है हमारा यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। आंसर यहाँ पे हमें बनेंगे, राइट आंसर सी बनेगा। 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती है, यह भूषण का जो है सिवा जो है बवानी में लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे बेर का प्रयोग 2 बार हुआ है, बट दोनों बार अलग अलग हुआ है। एक वक्त तो दूसरा फल के बारे में बताया गया है। मतलब बोल क्या जा रहा है यहाँ पे कि 3 बेर खाती थी, मतलब वो कितने टाइम्स खाती थी, 3 बेर। और क्या खाती है, तो वो बैर खाती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये खाने का टाइम बता रहा है, एक फल को बताया जा रहा है, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है। देखिए आगे कह रहा है, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ हमें बता दीजिए। बाग बाग होना, तो आंसर मेहनत करना बिल्कुल नहीं होगा। असंभावित कार्य करना, ये भी नहीं होगा। मधुर वचन नहीं, यानी आंसर हमारा क्या, अति प्रसन्न होना। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। जैसे कि आपसे पूछ दे कि ओठ बिचकाना, मुहावरे का अर्थ क्या बताइएगा, तो आप बताएंगे कि घृणा प्रकट करना। जैसे कहे कि ऐठ निकालना, तो इसका क्या बताइए, घमंड चूर होना। और जैसे कहे कि होठ चिपकाना, तो इसका क्या बताइएगा, होठ चिपकाना। अभी जस्ट हमने पूछा होठ बिचकाना, इसका होगा घृणा प्रकट करना। और हमने कहे ओठ चिपकाना, तो इसका बताइएगा खूब मीठा होना, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि हेत प्रीति से जो मिले, हेत प्रीति से जो मिले तासो मिले धाये, यह उक्ति किस संत कवि की है। बताइए किस संत कवि की है, तो आंसर बता देंगे, यह जो है कबीर जी की है। आंसर डी करेक्ट होगा। किन की है, कबीर जी की है। संत जो कबीर जो है दास हिंदू मुस्लिम एकता को प्रबल समर्थक थे। यह कबीर दास का जन्म कहाँ पे हुआ था, काशी में हुआ था। कबीर दास की मृत्यु मगहर में हुई है। और नानक देव जो है सिख धर्म के संस्थापक थे, ये तो आपको पता ही है। नानक देव, गुरु नानक जी, तलवंडी में इनका जन्म हुआ। तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है, बताइए हमें। विवरण चिन्ह बताना है, वो कौन है विवरण चिन्ह, तो आंसर बता देंगे। ये तो क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये तो हमारा फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम। और ये हमारा विस्मयादि बोधक है। तो बच गया एक ही ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, विवरण चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है क्या हमें कि मिलान के पल केवल 2 4 विरह के अल्प अपार, उक्ति में किस रचनाकार का है। मिलन के पल केवल 2 बार विरह के अल्प कल्प अपार, यह उक्ति जो है किस रचनाकार की है।
किन की है यह? तो आंसर बता देंगे, ये है सुमित्रानंदन पंत की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सुमित्रानंद पंत जो है छायावादी कवि है। इनका प्रथम रचना जो है वीणा है और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में दिया गया था। किसके लिए? तो चिदम्बरा के लिए। नेत्रहीन शब्द के लिए कौन सा समास है? बताइए, नेत्रहीन के लिए कौन सा समास है? तो आंसर बता दीजिएगा, वो है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तत्पुरुष समास में कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों में जो विभक्तियां लगाकर उसका समास विग्रह होता है। नेत्रहीन में तृतीया तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष को यहाँ पे आप को से इंडिकेट कर सकते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण जैसे रस भरा, करुणापूर्ण, है ना, मेघाच्छान। आगे देखिए, अस्थावर का विलोम हमें बताना है। अस्थावर का विलोम क्या होगा? तो आंसर बताएंगे जंगम। ऑप्शन बी होगा। जंगम का पर्यायवाची क्या होगा? अस्थाई होगा, अस्थिर होगा, चलनशील होगा, गमनशील होगा, चल होगा, चलयमान होगा, ये सब होगा। जैसे पूछा जाए अनैच्छिक का विलोम क्या बताइएगा? तो ऐच्छिक बताइएगा। अनेकता का विलोम तो एकता बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि नेकी का फल बदी, नेकी का फल बदी, इस लोक्तियों का अर्थ बताइएगा। इस लोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो इस लोक्ति का अर्थ होगा भलाई का बदला बुराई से। आंसर बी होगा, भलाई का बदला बुराई। आंसर बी करेक्ट होगा। नेकी कर दरिया में डाल, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नेकी करके भूल जाना चाहिए, ये होगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, देवर्षि का सही हमें संधि विच्छेद बताना है। देवर्षि का क्या होगा? देव जो ऋषि, देवर्षि। आंसर ए करेक्ट बनेगा। कह रहा है क्या कि वर्णिक छंद कवित के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, वो कितने होते हैं? तो आंसर बताएंगे 31 से 33 होते हैं। आंसर ए करेक्ट होंगे। कितने होते हैं? 31 से 33 होते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का क्या कि जिसे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? बताइए सही शब्द कौन सा होगा? तो उसे बोलेंगे अजर, है ना। आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी, उसे क्या बोलेंगे? अजर बोलेंगे। जैसे पूछा जाए कि अमर किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, तो अमर उसके लिए प्रयोग किया जाएगा जो कभी न मरे, उसके लिए क्या? तो अमर। और यौवन किसके लिए होगा? तो यौवन उसके लिए होगा जो युवा या युवती होने की अवस्था होती है, उसे यौवन कहते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए जीवट किसे कहेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस प्रकार का हुआ है? तो आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, परिमाण वाचक। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी, परिमाण वाचक हो जाएगा। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण में परिमाण का बोध होता है। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण जैसे ठीक, बराबर, इतना, कम, एक एक, करके, कुछ, लगभग, बहुत, ये सब जो होता है आपका परिमाण वाचक होता है। देखिए, प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? बताइए कौन सा कारक है? तो आंसर बता देंगे, इसमें जो है हम लोग संबोधन कर रहे हैं, तो आंसर सीधे दिख रहा है, राइट आंसर डी करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, यह कैसा वाक्य है? तो आंसर बता देंगे, यह जो है आज्ञा सूचक वाक्य है, मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है इसमें कि संयोग के लिए हमें सही संधि विच्छेद बताना है, तो वो क्या होगा बताइएगा संयोग के लिए? तो आंसर्स बता देंगे, वो होगा समजोड़ योग, है ना। आंसर्स क्या होंगे हमारे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, कह रहा है क्या निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य नहीं है, हमें ढूंढना है जो शुद्ध वाक्य नहीं है ना। तो आइए ढूंढते हैं हम लोग शुद्ध वाक्य कौन है। वह गीत की दो लड़कियां गाती है, वह गीत की, पूरी तरह से ये गलत लग रहा है दोस्तों। हमें वाक्य जो है शुद्ध नहीं है वो ढूंढना है, तो ये बिल्कुल गलत है। उसका कहना झूठ समझा गया, ये तो सही है। सभापति ने भाषण पढ़ा, ये भी सही है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, ये भी सही है। यानी हमें आंसर्स तो यहाँ दिख ही गए, आंसर्स ए करेक्ट होगा। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह गीत की दो कड़ियां गाती है, ये हो जाएगा। लड़ियां नहीं होगा यहाँ पे, कड़ियां होगा, है ना। आगे देखेंगे, जो मैं ऐसा जानती रहे, जो मैं ऐसा जानती रहे, डैश किया दुख होए, नगर डैश पीटती रे प्रीत न करियो कोय, है ना। गीत की इस पंक्ति में किस स्थान
पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का हमें चयन करना है। वो सही विकल्प क्या होगा बताएंगे आप? तो वो सही विकल्प जो होगा आपका वो बताइएगा। यहाँ पे नगर प्रीत होगा, है ना, नगर प्रीत। नगर प्रीत पीड़ तीरे प्रीत न करियो कोय। प्रीत यहाँ पे नहीं दोस्तों, यहाँ पे तो फुलफिल ही नहीं कर रहा प्रीत। प्रीत यहाँ जो मैं ऐसे जानती रहे प्रीत, प्रीत किया दुख होए, है ना। नगर ढूंढरे, नगर ढूंढेरे, ढूंढेरे, नगर ढूंढेरो, ढूंढेरो पीटती रे प्रीत न करिए कोई, है ना। तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आगे कि क्वेश्चन कह रहा है क्या श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा। आंसर बी होगा, क्या होगा? रति होगा। श्रृंगार रस का आधार जो है स्त्री पुरुष का पारंपरिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्री में जो है रति अस्थायी भाव कहते हैं। आगे कह रहा है कि नहीं पाग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बधियो, आगे कौन हवाल। इन पंक्ति में प्रयुक्त छंद का हमें नाम बताना है। बताइए क्या होगा? तो आंसर बताएंगे दोहा छंद। क्या है यह? तो दोहा छंद है। आंसर डी करेक्ट होगा। दोहा छंद में टोटल मात्राएं कितनी होती हैं? तो आंसर बताएंगे टोटल 24 मात्राएं होती हैं। देखिए आगे कह रहा है कि पीताम्बर निम्नलिखित में से किस समास का उदाहरण है? पीला है अंबर जिनका, है ना, उन्हीं को तो पीताम्बर बोलते हैं। तो आंसर बताएंगे ये कर्मधारय समास। आंसर डी करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे कह रहा है कि वीर या अल्लाह किस प्रकार का छंद है। वीर या अल्लाह जो है यह किस प्रकार का छंद है? तो आंसर बताएंगे मात्रिक छंद। क्या है? मात्रिक छंद। आंसर बी करेक्ट होगा आपका। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद है, अनुच्छेद को पढ़ने हैं। आइए अनुच्छेद को हम लोग रीड करते हैं और सवालों का जवाब देंगे। कह रहा आदि काल से ही मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। हम जिसके सुख दुख हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक जीवन से जितनी रुचि है उतनी ही अन्य जातियों से नहीं, लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद, यह पार्थक्य मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानव विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसी नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं। उनके सुख दुख हर्ष विषाद से ज्यादा विचलित होते हैं। साहित्यकार का संवेदना जगत अपेक्षाकृत विस्तृत लिया होता है। सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता हो, उसका विश्व की आत्मा के साथ ऐसा सामंजस्य स्थापित हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव प्रतीत हो। हमें बताना है कि मानव भावनात्मक दृष्टि से जो है सबसे अधिक निकट है। किसके निकट है बताइएगा? तो आंसर्स बोल देंगे वह है मानव के। आंसर्स ए सबसे फर्स्ट लाइन हम लोग का था। चलिए देखिए अगला सेक्शन जो आता है, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 2 मैथमेटिक्स का। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछे गए हैं। ए, बी और सी अकेले किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिले तो कितने दिनों में काम को पूरा कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कितना? 15, 20 और 25। यहाँ पे लिखेंगे ए, ये है बी एंड सी। 15, 20, 25 है तो यहाँ लिखिए 15, 20 और ये है 25। अब बताइए इस तीनों का एलसीएम कितने होंगे 15, 20, 25 का। तो आप बता देंगे बहुत ही आसानी से कि 300 हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो आप बताएंगे ये 20 टाइम में और ये हो जाएंगे आपके पास 15 टाइम में हो जाएंगे, है ना। और ये 25 से आप काटिएगा तो एक टाइम और यहाँ पे 5 2 25 दूना 50 यानी 12 टाइम में। अब देखिए टोटल का एफिशिएंसी हमें कितना निकल गया? 20, 15, 12 निकल गया। ओके सभी को इंक्लूड करें 20, 15 और 12 को कितने हो जाएंगे? 47। मतलब इस 300 काम को करने में ये 47 टोटल से हमें डिवाइड करने होंगे। तो 47 से डिवाइड करेंगे 300 बटे 47। क्या ऐसे ऑप्शंस हैं? नहीं होंगे तो हम लोग हाँ बिल्कुल है ऑप्शंस आपके।
300/47 ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट बन गया ये। देखिए आगे क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कह रहा है साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में 400 की राशि का ब्याज जो है 450 हो जाएगा। चलिए हम लोग बना के देखते हैं। 400 से 450 हो जाएगा, हमें क्या बताना है। तो पहले तो वो रेट हमारे पास दिया है 5%। देखिए हमारे पास जो है इंटरेस्ट दिया हुआ कितना, तो आप बताएंगे 450 दिया हुआ है ना। मूलधन भी दिया हुआ कितना, तो 400 दिया हुआ है। हमारे पास रेट भी दिया हुआ कितना, तो 5% दिया हुआ है। क्या हम यहाँ से टाइम नहीं निकाल लेंगे पहले, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि टाइम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो टाइम कितने हो जाएंगे हमारे, टाइम हो जाएंगे इंटरेस्ट 450 और गुने 100 होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन मूलधन, मूलधन 400 और इंटू रेट, रेट कितना है 5, बस इसे गुना करिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 4 से कटेगा क्या, 5 से कटेगा, 5 नंबर 45 और जीरो, 4 से काट सकते हैं, 2 से काटिए, 2 टाइम में 2 से काटेंगे तो इसे 45, 45 का आधा कितना होता है, तो आप बताएंगे 22.5 होता है। मतलब कि हमें निकल गया क्या समय 22.5 साल। है क्या ऑप्शन नंबर 22.5, तो आप बताइएगा यस बिल्कुल है, आपका करेक्ट बी ऑप्शन है। देखिए ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का दिया है, तो ए बी सी का वैल्यू बताना है। देखिए क्वेश्चन अच्छे हैं। ए बी का रेशियो दिया है, ए और बी का कितना दिया है, 7 और 9 का। बी और सी का दिया है, बी और सी का 1 और 12 का दिया हुआ। हमें क्या निकालना है, ए बी एंड सी का रेशियो निकालना है ना, ए बी सी का रेशियो। तो वो कैसे निकालेंगे आप बताइएगा, ए बी और यहाँ पे जस्ट इसके नीचे रखेंगे बी सी, बस बी और सी में गुणा करिए, बी में गुणा करिए और ए बी में, आपका आ जाएगा ए बी और यहाँ पे आ जाएगा सी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बताते हैं आपको, सभी देख लिए ये फार्मूला यदि आपको याद होगा बहुत ही आसानी से आप बना पाइएगा, है ना। तो आइए हम लोग इस फार्मूला का यूज करके और इसे हम लोग बनाते हैं। ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी और बी की जगह पे बी और सी की जगह पे सी रखेंगे। तो ए पहले है 7 रखिए, 7 के बाद क्या है हमारा 9 है, जस्ट बी का एक और वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू क्या है 12। चलिए इसे मल्टीपल करते हैं, 12 9 जा 108 होगा, 9 1 जा 9 होगा, इससे अब ये 7 और 1 में करेंगे तो 7। ए और बी और सी का रेशियो हमारा क्या है 7 9 108। क्या ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है, तो आप बताएंगे यस, करेक्ट आंसर्स क्या होंगे हमारे, तो बी राइट आंसर्स बन जाएंगे। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि tan a बराबर दिया हुआ है 3/4, tan का वैल्यू क्या होता है, तो आप बताएंगे p बाई बी होता है। हमें h तो फाइंड करने होंगे क्योंकि cos आ गया, तो इसका होता है b बाई एच होता है, तो हमें तो चाहिए h। तो h फाइंड करने के लिए क्या बताएंगे, h इक्वल बताइएगा कि पी स्क्वायर और प्लस होता है बी स्क्वायर, और ट्रिपलेट आप निकालिएगा 3 और 4 का, तो आप बता भी सकते हैं इसका क्या होगा। 3 और 4 का ट्रिपलेट जो होता है दोस्तों 5 होता है, ऐसे निकाल के दिखा देते हैं आपको। देखिए 3 का होल स्क्वायर करिए प्लस 4 का होल स्क्वायर कितने हो जाएंगे 9 और यहाँ पे 16, 9 और 16 जोड़िएगा तो 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है, तो आप बताएंगे 5 आता है। तो हमें तो हाइपोटेन्यूस निकल गया कितना 5 निकल गया। अब बस यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को लिखेंगे क्या है, तो हमारे पास कॉस ए है और माइनस है यहाँ पे साइन ए है, अपॉन क्या है आपके पास, तो कॉस ए है और प्लस में है यहाँ पे साइन ए है। ठीक है, बस यहाँ पे रखेंगे कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बाई बी होता है इसका, नहीं बल्कि इसका होता है बी बाई एच होता है, और माइनस और साइन का क्या होता है, तो इसका बताएंगे पी बाई एच होता है, अपॉन सेम यहाँ पे रखेंगे बी बाई एच और प्लस रखेंगे पी बाई एच। चलिए इसका वैल्यू रखते हैं हम लोग, बी का वैल्यू क्या है, तो आप बी का वैल्यू बताइएगा 4 है, एच का वैल्यू जस्ट हमने 5 निकाला है, माइनस पी का वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू 5। चलिए अपॉन में यहाँ पे भी सेम वही रखेंगे 4/5 और प्लस बस हो जाएगा यहाँ पे 3/5। देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे ऊपर वाले में तो 5 रहेगा, तो 5 और ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा 1 और ये गुणा, ये करेंगे तो इसका भी एलसीएम 5 और ये 4 और 3 7 हो जाएगा, ये काटिएगा यानी आप बताएंगे 1/7 आ गया। तो देखिए 1/7 है क्या ऑप्शन नंबर, तो आप बताइएगा यस, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है 1/7। देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या कौन है, देखिए आते हैं और देखते हैं कि कौन इसमें अभाज्य संख्या है। अब देखिएगा कि 157 पहला ही नंबर जो है हमारा 157, ये एक तरह से क्योंकि ये 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल है, ये तो 9 से दिख ही रहा है, तो हमारा एक ही बच गया, वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सभी हमें देख लिए कि वो सभी डिविजिबल है, तो एक ही आंसर बनेगा 157। आगे देखिए कह रहा है यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो यह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है, यह
यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए? किस चाल से चलाया जाना चाहिए? चलिए हम लोग दिखाते हैं किस चाल से चलेगा। देखिए पहले तो हमारा दिया हुआ है कि V1 और T1, ओके, ये हो जाएंगे हमारा V2 और T2 के इक्वल में होगा ना, तो वो कितना दिया है 42 होगा और गुणे 45/60 होगा। ये समझ रहे हैं 45/60 क्योंकि आवर में हमने करना था, ओके ना, क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे हमें मिनट को घंटा में करना है, तो 45 मिनट को 60 से भाग करेंगे तो घंटा में आ जाएगा। V2 हमें नहीं दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 35 मिनट। 35 मिनट को हम लोग 60 से कर लेंगे तो 60 कैंसिल कर दीजिए, काटिए, 5 नंबर 45, 5 सत्ते 35, 7 छक्के 42, यानी कितने हो जाएंगे 6 नंबर 54, 54 हो जाएगा आपका V2। कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए तो है क्या ऑप्शन नंबर, तो बताइएगा यस 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। आगे देखेंगे क्वेश्चन आगे कह रहा है क्या, ये हमें सिंप्लीफाई है। देखिए आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 13 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब है, अपॉन में है 13 माइनस 8 भागे 2 है, तो पहले तो हम इसे भाग करेंगे, कितने हो जाएंगे 4, 4 ये 13 में से हम लोग घटा लेंगे 4 को, तो कितने बन जाएंगे यहाँ पे 9 बच जाएगा ना, ठीक है। नीचे तो 9 बच गया, लेकिन कि यहाँ पे भी ये डिवाइड के रूप में है ना, ये भी जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड के रूप में है तो ठीक। इसे पहले हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 9 6 जा 54, 54 और 2 कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब चलिए हमें यहाँ तक तो दिख गया कि ये हो जाएगा 56 और ये डिवाइड में है, ओके ना। चलिए इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 13 का क्यूब पहले लिखे, 13 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, अपॉन में क्या है हमारे पास, तो 13 माइनस 8 है, क्वेश्चन जो है हमने लिख रहे हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2 है यहाँ, ये डिवाइडेड बाई 8 माइनस यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट है, क्या है 2 प्लस 6 इंटू 9, यही है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 13 का क्यूब होता है वो दोस्तों 2197, माइनस 4 का तो आपको पता होगा 64 बट्टे में, इसे डिवाइड करेंगे तो अभी जस्ट हमने बताया कितना आया है 9 आया है। अभी डिवाइडेड बाई कितना है, इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/8, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस में ये कितने हो जाएंगे टोटल, अभी हमने जोड़ के बताया है 56, 54 और 2 56, ये हो जाएंगे। अब देखिए इसे घटा लेते हैं तो कितने आ जाते हैं हम लोग के पास, ये आ जाएंगे 2133 अपॉन आ जाएगा 9 इंटू 1/8, है ना, और माइनस में रह जाएगा 56। क्या आप कटने वाला है तो काटिए, नहीं तो नहीं काटेंगे, तो बिल्कुल ये कटने वाले हैं 9 से, तो 9 से काटेंगे 2 3 7 टाइम्स में, है ना, ये कटेंगे आपके। तो हमारे पास क्या क्या बच गया, तो आप बताइएगा, ये बच गया 2 3 7 अपॉन 8 बच गया, माइनस में 56, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए, एलसीएम ले लेंगे 8, तो कितने हो जाएंगे, ये मल्टीपल करिएगा तो ये घटा देंगे, आपके पास आ जाएगा माइनस में आएगा आंसर, वो कितना हो जाएगा माइनस में 211 अपॉन 8 हो जाएगा। तो वो ऑप्शन कौन सी दिख रही हैं, राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि दो घनों के आयतनों का अनुपात, देखिए घन का आयतन होता क्या है तो आप बताएंगे भुजा क्यूब होता है आयतन, जिसमें आयतन दिया हुआ है एक 64 है, दूसरा जो है 1331, तो उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, हमें ये निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। देखिए भुजा क्यूब ये किसका क्यूब है तो आप बताएंगे 4 का क्यूब है ना, और ये 1331, तो ये तो 11 को 3 टाइम्स गुना करेंगे तो इतना आता है। अब देखिए हमारे पास भुजा निकल गया है 4 और 11 का, हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए 6 में आपको गुना करने होंगे, 6 और गुने भुजा स्क्वायर, भुजा आपका 4 है तो 4 4 और 4 में गुना करेगा तो 16, तो 16 और 6 में गुना करेंगे कितने हो जाएंगे, ये 96 आ जाएगा, ये रेशियो में रहेगा। 11 का होल स्क्वायर करेगा तो 121, 121 और गुने कितने करने होंगे 6, तो गुना करिए कितने हो जाएंगे 6 और 6 दूना 12 और 6 एक 6 एक 7, मतलब 726 और दूसरा हो जाएगा 96। तो इसे अब छोटा कर सकते हैं आप, जितना छोटा करिए, ठीक है, तो इसे आप छोटा करिएगा, वो कितने हो जाएंगे इससे छोटा में, तो इसे हम लोग काट के देखते हैं कितना इससे छोटा हो सकता है। या फिर ऐसे भी तो हम लोग कर सकते हैं कि 6 इंटू यहाँ पे जैसे कि 4 इंटू 4 है क्योंकि भुजा स्क्वायर, 6 इंटू यह 11 इंटू 11, ये कर सकते हैं, तो 6 से 6 कैंसिल हुआ,
ये 4 और 4 में गुणा करेंगे 16 और 11 11 में करेंगे 121। क्या हमारा 16 और 121 आ गया? तो ऑप्शंस बता देंगे यस, बी करेक्ट हो गया, है ना। देखिए आगे कह रहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 है और विकर्ण में से एक ही लंबाई कितना है? 14 है। देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे भुजा अकॉर्डिंग टू सूत्र। क्या आप बोलेंगे भुजा इक्वल बताएगा रूट अंडर हाफ ऑफ फर्स्ट डायगोनल का होल स्क्वायर और प्लस होगा हाफ ऑफ सेकेंड डायगोनल का होल स्क्वायर, है ना। तो इसे सॉल्व करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर यदि हम लोग ये रूट को हटाएंगे तो इधर भुजा स्क्वायर हो जाएगा। सपोज कर लिया हमने कोई मान लिया ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे पहला डायगोनल हमारा 7 दिया है, मतलब कि पहला 14 है तो 14 का था 7, 7 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। दूसरा तो हमें पता ही नहीं, तो दूसरे के लिए क्या लिखेंगे? d2/2 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब कि d हमें फाइंड करना है, ओके ना। अब देखिए ये हमारे पास भुजा जो है, अब बताएंगे क्या कि दिया हुआ कितना 25 दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही दिया है 25 सेंटीमीटर लंबाई वाली, है ना। तो देखिए ए के जगह 25, 25 का होल स्क्वायर 625 होता है, लिखेंगे 625 और ये 49 यहाँ पे माइनस में आके घटेगा 49, 7 का होल स्क्वायर इक्वल में d2 अपॉन यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 और ये d का होल स्क्वायर रहेगा ना। अब देखिए इसमें घटाएंगे 625 में से 49 तो कितने आ जाएंगे आपके पास? 576, 576 और ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब ये कितना का होता है? 24 का। तो ये 4 से इधर जाके हमारा क्या हो जाएगा? ये जो है यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर है ये 2 का, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर रूट इस पे आएगा तो ये कितने हो जाएंगे? 24 और यहाँ पे बच गया 1/2, 24 दूने कितना हो जाएगा? 48। तो ये 48 क्या आ गया? हमारा दूसरा डायगोनल। हमें निकालना क्या है? एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए क्या होता है? 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल कितने हैं? तो 14, सेकेंड डायगोनल कितने निकले हैं? तो 48। इसे काटेंगे तो कितने टाइम्स में? 7, 7 और 48 में मल्टीपल करेंगे 336 आ जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन आप बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दो संख्याओं का एलसीएम 721 है, उनके संख्याओं के अनुपात 1 और 7 अनुपात में है, तो संख्या का योग हमें बताना है कितना होगा। चलिए संख्या का योग हम लोग बताते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ हम मान लेते दो संख्या है, पहला है x दूसरा है 7x, क्योंकि 1 और 7 के रेशियो में है तो ये हमने दोनों संख्या है। लघुत्तम समापवर्तक मल्टीपल करेंगे तो 7x हो जाएगा ना, मतलब एलसीएम हमारा क्या हो गया? 7x। ये 7x ही तो दिया हुआ हमारा 721, 7 से काटिए 7 टाइम में 7 दिया 21, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया? 103। तो 7 में और 3 में 103 में गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब आप संख्या बता दीजिएगा, एक आ गया 103 और दूसरा 7 में 103 से गुणा करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे? 721 आ जाएगा। एक 103 आ गया, एक 721 आ गया। तो अब बताइए 103 और 721 का सम पूछा है जोड़, तो अब जोड़ दीजिए 824। तो 824 है क्या? तो ऑप्शन बताएंगे यस, ऑप्शन नंबर आपका सी है 824। ऑप्शन बी है दोस्तों, सी नहीं बी है करेक्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि ए बी के मुकाबले दोगुनी तेजी से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएगा? कितना समय लगेगा? चलिए इसे हम लोग बना के देखते हैं कितने समय लगेंगे। अब देखिए ए और बी की इफिशियंसी दी हुई है, मतलब कार्य क्षमता दिया हुआ है इसका कि ये जो है कार्य क्षमता दो दुगुने करता है बी के अकॉर्डिंग। अब देखिए कुल जो कार्य हुआ वो कितना है? क्षमता गुने समय हो जाएगा। क्षमता टोटल 3 है और टोटल कितने? 12 दिनों में पूरा करता है, तो टोटल जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे, है ना। अब देखिए तो बी द्वारा किया गया कार्य वो कितना है? एफिशिएंसी इसका 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे मतलब कि 36 दिन में ही तो कंप्लीट कर पाएगा बी इसको। तो हमें आंसर्स क्या बनेगा? बी के बारे में पूछा गया है ना कि बी उसे अकेले कार्य में, तो बी जो है सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 36 दिनों में। देखिए आगे कह रहा है यदि 7 सही 8/9 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तन किया जाए तो उसका अंश 70 प्लस x हो, तो x का हमें वैल्यू बताना है कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताएगा 7 सही 8/9 लिखेंगे, है ना। इक्वल में लिखा है 71 बट्टे हम लोग 9 लिखेंगे, इसे ब्रेक करेंगे मतलब इसे फ्रैक्शंस में लाएंगे तो 71/9 आएगा। ये जो हमारा अंश हो गया 71, ये हर है 9, तो यही बताया गया है यहाँ पे कि उसका अंश इतना हो जाता है। तो अंश कितना है? 71 है ना, इक्वल में 70 और प्लस x, तो ये जाके इधर घटेगा मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? सी करेक्ट होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें 38 नंबर
कि 2/5, 1/3 और 3/7 को अवरोही क्रम में हमें बताना है। अवरोही क्रम में बताना है तो देखिए 2/5 को पहले ब्रेक करिए, तोड़िए इसको, तो कितने टाइम से होगा, तो आप बताएंगे 0.4 आएगा, इसका वैल्यू 0.4 हो जाएगा। 1.3, 1/3 को तोड़िएगा तो वो कितना आ जाएगा, 1/3 का वैल्यू आता है 0.3 आता है, लगभग 3 भी आप लिख सकते हैं। ओके, दूसरा है 3/7, इसे हम ब्रेक करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 0.42। ये तो आपको आता होगा दोस्तों कैसे, तो ये 7 को हमने 3 से डिवाइड करने हैं, तो कुछ नहीं मतलब एक जीरो डालेंगे, यहाँ पे डेसिमल होगा, तो आप बताइएगा 7 या 21, 7 चौके 28, 4 टाइम में आ जाएगा, 28 आ जाएगा ना यहाँ पे, फिर 2 और 0, 7 दूनी 14, ऐसे ही हमने किया है। ठीक है, तो ये 0.42 जो आया है यहाँ पे लिखे, ऐसे हमने ये सभी को डिवाइड किया है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, तो सबसे बड़ा हमें अवरोही क्रम में बताना है, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा जो दिखता है तो सबसे बड़ा ये है ना, जस्ट इसके बाद ये है, जस्ट इसके बाद नहीं, 2 के बाद 40 है ना, उसके बाद 33 है, तो पहले क्या होगा 3/7, 3/7 इसमें नहीं है, पहले इसमें है, हाँ इसमें भी है और इसमें भी नहीं, यानी ऑप्शन हमारा ए और सी कट गया, हमें बी या तो डी होना चाहिए। तो देखिए 1/7 के बाद 3/7 के बाद होना चाहिए 2/5, 2/5 इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन डी काट दो, बस एक ही बच गया, अब वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया हुआ ABC बिंदु C पर समकोण बनाता है, जहां पे CD जो है क्या है, CD परपेंडिकुलर है AB, तो A का वैल्यू 55 डिग्री है, तो ACD का हमें मान बताना है कि कितना होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक त्रिभुज जो कैसा है, तो वो समकोण है, यहाँ पे लिखते हैं, ये इसका नामकरण करते हैं हम लोग, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है A कितना है, तो 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का बनाता है। ओके, अब देखिए हमें बताना है क्या, कि एंगल ACD, ACD कितना होगा। अब बताइए कि ये 55 दिया हुआ है, ये 90 दिया है, तो क्या ये आप एंगल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तो यहाँ पे सीधे लिखिए 180 में से कितना घटा लेंगे, 55 और 90, 55 90 कितने हो जाएंगे, 9 5 14, 145 घटा लीजिएगा, कैसे, तो 9 और ये 55 है, तो इस दोनों को हमने ऐड करा है, तो 5 और ये हो जाएंगे 14, 145 ये घटा लीजिएगा, तो कितने हो जाएंगे, 0 में से 5 तो 5 और ये 7 में से 4 तो 3, यानी 35 डिग्री आएंगे। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी दिख रहा होगा, 35 डिग्री। आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे कह रहा है कि वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिस पर 1200 की राशि 2 साल में जो है कितना हो जाती है, 1348.32 हो जाएगी। चलिए ए इक्वल मतलब मिश्रधन इक्वल लिखेंगे हम प्रिंसिपल मूलधन 1 प्लस रेट अपॉन हो जाएगा 100 के पावर टाइम, ये होता है, इसके अकॉर्डिंग आप बना पाइएगा विथ फार्मूला। यहाँ पे जिसमें आपका अमाउंट दिया हो कितना, तो 1348.32 दिया है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 रुपया, ठीक है, बस हमें निकालना है ये वाला रेट निकालना है, टाइम भी दिया हुआ है आपके पास 2 साल, तो ये इससे आप निकाल सकते हैं। अब देखिए हम जो आपको बताए हैं कि शॉर्ट ट्रिक, वो आइए हम लोग बना के देखते हैं एक बार, कितना है 2 सालों के लिए। चलिए हम लोग इस फॉर्मूला पे ही आपको बैठा के दिखा देते हैं। पहले 1300 कितना है 48, 1348 दशमलव कितने हो जाएंगे 32 इक्वल कितना हो जाएंगे 1200 होंगे, यही ना फॉर्मूला था, ए इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर, हमें निकालना है अपॉन 100 के पावर टाइम, टाइम कितना है 2 साल। चलिए इसे ये जो गुणा में है क्या इधर भाग में आ जाएगा, तो आप बताएंगे यस 1348.32 और बटे हो जाएगा 1200। क्या इस डेसिमल को हम हटा के 100 नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिएगा आप। इसे हम बनाते हैं तो कितने हो जाएंगे, ये 100 और प्लस ये हो जाएगा आर अपॉन 100 होगा, एलसीएम लेंगे तो ये 2 रह जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग 12 से काटते हैं, इसे 12 से काटेंगे, तो 12 से इसे काटेगा तो कितने 4 जीरो हो जाएंगे, 12 से इसे काटेगा तो कितने हो जाएंगे 1 1 2 3 6, कितने टाइम्स में काटेंगे, ये जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो ये बता दें आपका 106 का होल स्क्वायर होता है, 106 का, और नीचे वाला कितना 100 का होल स्क्वायर होता है, ठीक, इक्वल में कितना है, तो हमारे पास 100 और प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर है, तो क्या होल स्क्वायर से ये होल स्क्वायर कटेगा, तो आप बताएंगे यस, तो कितना कितना आ गया हमारे पास 106 बटे 100 इक्वल आप लिखेंगे कि 100 और प्लस आर अपॉन में है 100, क्या 100 से 100 कैंसिल होगा, तो आप बताइएगा यस, इसमें से 100 में से 106 घटेगा तो मतलब आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 6%, तो रेट देखिए तो है क्या 6, तो आप बताइएगा यस, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है 6%। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें कि वर्ग अंतराल
130 से लेके 150 के वर्ग चिन्ह हमें बताना है। वर्ग चिन्ह क्या होता है पता है कि हायर वाला प्लस लोअर वाला। हायर कितना है तो 150 और प्लस लोअर कितना है तो 130। दोनों को इंक्लूड करके 2 से डिवाइड, इस दोनों को ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 15 और 13 कितने होते हैं 5 3 8 और 2 28 होते हैं और एक जीरो होते हैं, एक जीरो 2 से काटिए इसे तो 1 4 और 0 मतलब 140। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए आगे कह रहा है कि बिंदु दिया हुआ है 2 और -2, एक है -2 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें बताना है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए मध्य वाले निर्देशांक निकालने के फॉर्मूला होता है क्या, तो आप बताइएगा x1 प्लस x2 अपॉन होता है 2 और y1 प्लस y2 अपॉन होता है 2। बस इतना हम लोग रखेंगे। तो x1 क्या है तो आप बताइएगा 2 है, x2 कितना है तो -2 है। तो अब बताइए कि प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस ही रहेंगे ना, तो यहाँ पे करिए एक है 2 और यहाँ पे माइनस में 2 अपॉन में 2 आ जाएगा। दूसरा देखिए y की वैल्यू क्या है y1 -2 है और y प्लस यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस में है, ये प्लस माइनस ये भी कटेगा, प्लस माइनस ये भी कटेगा, मतलब क्या आ गया हमारे पास वो मिड पॉइंट जो है 0 0 आ गया। ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। आगे देखिए कह रहा है समानांतर श्रेणी दिया हुआ है इतना का हमें चौथा पद बताना है क्या होगा। तो देखिए ये पहला पद है 7 चौक 28, ये 7 नंबर 63 है, तो हमें बताना है क्या चौथा पद बताना है क्या होगा। चौथा पद क्या होगा देखिए ए आपके पास दिया हुआ है √7 है ना, डी आपके पास दिया है डिफरेंस कितना है तो आप बताएंगे कि √28 में से रूट आप कितना घटा लीजिएगा 7 घटाइएगा। तो ये घटेगा क्या तो आप बताएंगे यस कैसे, तो 2√7 लिखेंगे और -√7 इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएंगे यहाँ पे √7 आ जाएगा। दो में से एक रूट घटाइए तो यहाँ पे रूट बस 7 बच जाएगा, तो मतलब डिफरेंस हमारा √7 है। बस हमें इस फार्मूला का यूज करना है और वो फार्मूला कौन है देखिए इस फार्मूला का हमें टी एन इक्वल लिखना है, टी एन इक्वल लिखना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे तो ये है √7 अभी जस्ट निकाले हैं प्लस एन, एन का वैल्यू कितना चौथा पद निकाला, चौथा 4 में से एक घटा दीजिए तो सीधे 3। डिफरेंस कितना है तो डिफरेंस आपने जस्ट अभी निकाला है क्या है तो √7। अब देखिए ये √3 है, 3 √7 है, ये है बस √7, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 √7 आ जाएगा। तो वो जो कंडीशंस आएंगे हमारे 4 √7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 को यदि अंदर करना चाहिएगा तो कितने हो जाएंगे 16, और 16 गुने 7, 16 और 7 में गुना करेंगे तो कितना 16 सत्ते हो जाते हैं, 16 सत्ते हो जाते हैं 112। 112 रूट में है क्या तो ऑप्शंस बताएगा यस ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ 78, उनका महत्तम समवर्तक दिया हुआ है 13, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या, देखिए इसका फॉर्मूला यदि याद होगा तो बहुत ही आसानी से आप बना पाइएगा। ये क्या होता है तो एल सी एम इंटू होता है एच सी एफ होता है इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। चलिए हम लोग लिखते हैं एलसीएम कितने हैं 78 है, एच सी एफ कितने हैं तो आपका 13 है, फर्स्ट नंबर कितना है तो आपके पास 26 है, यहाँ पे इक्वल होगा दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट नंबर 26, सेकेंड नंबर हमें फाइंड करनी है कि क्या होगा। तो देखिए इसे काट सकते हैं 2 टाइम्स में, 13 दूनी 26, 2 से काट सकते हैं इसे तो 3 और ये 9 टाइम में, यानी दूसरी संख्या जो आ गई हमारे पास कितनी आ गई 39। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए और बी प्लस सी है, ए बी माइनस सी और माइनस ए और सी है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास त्रिभुज हो गया ठीक, ये है ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, सभी का नामकरण किया हुआ क्या है ए और बी माइनस सी है, इसका इसका क्या है तो माइनस ए और सी है, और ए का क्या है तो आप बताएंगे ए और बी प्लस सी है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए हमें क्या दिया है x1 आप समझ रहे हैं क्या है a है, यहाँ पे ये है ठीक है। चलिए इसे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाने के लिए हमें क्या होता है फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो 1/2 ये होता है x1 इंटू होता है y2 माइनस y3 है ना, और प्लस होता है आपका x2, प्लस होता है x2 ये होता है y3 माइनस y1, और होता है यहाँ पे प्लस x3 ये होता है y1 माइनस y2, ये होता है आपका फॉर्मूला त्रिभुज का। बस इस पे आपको रखना है x1 x2 x3 आप समझ चुके हैं, ये तीनों कोनों के लिए ये a मान लीजिए इसे b और इसको c, मतलब इसका x1 इसका x2 इसका x3 मान लीजिए, सभी का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। बस आइए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1/2 हो जाएंगे, यहाँ पे x1 क्या है मेरा a है,
इंटू हो जाएगा बी माइनस सी होगा। ओके, प्लस रखेंगे यहाँ पे ए है इसका वैल्यू, ये है सी माइनस बी और माइनस सी है। ओके, इसका माइनस ए, इसका है क्या क्या, तो आप रखेंगे बी प्लस सी माइनस बी और प्लस सी है। देखिए यहाँ से क्या आपका प्लस सी, क्या माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस टू सी हो जाएगा ना। ठीक है, आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा ए और माइनस में हो जाएगा बी और 2c होगा, प्लस में हो जाएगा ए, माइनस में बी बच जाएगा, माइनस ए और यहाँ पे बच जाएगा 2c बच जाएगा। ठीक है, चलिए इसे आगे आप सॉल्व करिएगा तो कितने आ जाएंगे, 1/2 ये आ जाएगा ए बी, माइनस में हो जाएगा आपके पास 2ac, माइनस में हो जाएगा ए बी और माइनस में हो जाएगा 2ac हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करिएगा आप तो कितने आ जाएंगे आपके पास, तो 1/2 और ये हो जाएगा माइनस में 4ac होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस है, ये प्लस और यहाँ पे माइनस, ये तो कट जाएंगे आपके पास, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस में इंडिकेट होगा हमारा, तो इस 2 से ये 2 को काट दीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा 2ac आ जाएगा। -2ac देखेंगे ऑप्शन नंबर है क्या, माइनस में 2ac, तो आप बताएंगे माइनस में नहीं है बट है ना ac, तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना, माइनस में नहीं है उससे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन हमारे पास व्यंजक दिया हुआ है कि tan a अपॉन दिया हुआ है 1 माइनस कॉट ए, प्लस दिया हुआ है कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए, यह किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं किस प्रकार लिखेंगे हम लोग। आप चाहेंगे tan का जो है साइन में तो आंसर्स दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, साइन और कॉस में मतलब ऑप्शंस दिया हुआ हमारे साइन या सेक या फिर tan या कॉट या फिर साइन या कॉस में, जो भी आपको इसमें ला सकते हैं उसमें आपको करने हैं। तो इसे हम लोग पहले लिखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास होगा क्या है कि tan a अपॉन में हमारे पास 1 माइनस कॉट ए है और प्लस में लिखेंगे कॉट ए अपॉन में है 1 माइनस tan ए। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं इसका, या फिर ये कॉट को हम लोग tan में कन्वर्ट करते हैं, तो tan ए तो रहेगा अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन tan ए हो जाएगा, प्लस में लिखेंगे कॉट को हम लोग 1 अपॉन tan लिख सकते हैं, इन अपॉन 1 माइनस 1 माइनस tan होगा। देखिए हमने सभी को tan में कन्वर्ट कर लिया। अब जो है कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, tan ए स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा तो tan ए स्क्वायर, नीचे में बन जाएगा 1 माइनस tan ए बच जाएगा, प्लस में हम इसे लिखेंगे क्या, तो 1 अपॉन आ जाएगा यहाँ पे tan इंटू आ जाएगा 1 माइनस tan ए आ जाएगा। ठीक, आगे प्रोसेस करिएगा तो tan ए स्क्वायर तो रहेगा ही, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा tan स्क्वायर अपॉन में tan ए माइनस 1 होगा, यहाँ पे माइनस रहेगा 1 अपॉन ये होगा tan ए इंटू tan हो जाएगा यहाँ पे -1 लिखेंगे। ठीक, अब आगे जो लिखेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं हम लोग तो tan ए इंटू हो जाएगा tan ए -1 होगा यहाँ पे। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग काटेंगे तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, tan ए -1 और इंटू में बच जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर प्लस tan ए और हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे tan ए इंटू tan ए और माइनस में हो जाएगा आपके पास 1 ये होगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास tan स्क्वायर और प्लस tan ए, क्योंकि वो तो कट जाएगा और प्लस में 1 अपॉन में बच जाएगा tan, क्योंकि आपके पास प्लस और ऊपर में भी था प्लस, वो दोनों को हम लोग काट देंगे, माइनस में था tan ए माइनस ए काट देंगे उस दोनों को, तो हमारे पास ये बच गया tan ए स्क्वायर प्लस tan प्लस 1 अपॉन में tan बच गया। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे कि tan ए और प्लस 1 और प्लस लिखेंगे हम लोग cot ए लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि 1 प्लस tan ए और प्लस हो जाएगा हमारा cot ए होगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan को क्या लिखते हैं साइन अपॉन कॉस लिखेंगे और cot को क्या लिखेंगे तो कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास 1 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन इंटू कॉस हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर। इसे हम लोग लिखेंगे कि 1 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 होता है, तो 1 डालेंगे यहाँ पे हो जाएगा साइन इंटू ये कॉस रहेगा, तो 1 अपॉन साइन इंटू कॉस को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1 प्लस ये 1 अपॉन साइन को हम लोग लिखेंगे कॉसेक लिखेंगे इंटू 1 अपॉन कॉस को हम लोग लिखेंगे सेक लिख देंगे। तो हम देखेंगे कि 1 प्लस कॉसेक इंटू सेक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपके दिख रहे होंगे, राइट आंसर ए करेक्ट होगा।
ऑप्शन से होगा इनमें से कौन से 3 और 5 के बीच में एक अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या कौन है 3 और 5 के बीच में, तो वो 3 और 5 के बीच में एक ही है और वो है ऑप्शन नंबर सी है 17 है, रूट 17 है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है क्या पी का वैल्यू 3 है, पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। पी का वैल्यू 3 दिया हुआ, 3 का करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 7 और 3 में करेंगे तो 21 हो जाएगा और प्लस में लिखेंगे 12। 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21, 21 में से 21 घटाइए तो क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 20 प्रेषणों का माध्य 22.5 है, 20 गुने 22.5 कर दीजिए। एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया जाता है तो सही माध्य हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए सही माध्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले क्या है 22.5 और प्लस में हो जाएगा 25 और माइनस 25 है तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 25 और अपॉन में क्या हो जाएगा 20। इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे 22.5 और प्लस में हो जाएगा, इसे आप काटिएगा 50 को 20 से तो ये हो जाएंगे आपके 2.5 हो जाएगा। तो इस दोनों को ऐड करते 22 हो तो 24 1 25, तो सीधे यहाँ हमारे पास आ जाएंगे 25। आंसर्स क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 25। देखिए 12 और 30 का तृतीय अनुपात हमें बताना है। तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या होता है, तो तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन होता है ए। बी कितना है तो 30 है तो 30 गुने 30 लिखिए, ए कितना है तो ए 12 है, काटिए तो 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 पचे 30, 2 से काटिएगा तो 15, 15 पे 74, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राइट आंसर क्या बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। देखिए अगला जो सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 3 साइंस की है। देखिए साइंस में क्वेश्चन पूछे गए टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, किस एकलक का बहुलक है, तो आंसर बताएंगे टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है, आंसर ए करेक्ट बनेगा। यह रासायनिक रूप से जो है निष्क्रिय एवं उष्मारोधी बहुलक होता है जिसका उपयोग वाहक द्रव एवं सांद्र अम्लों को रखने का पात्र बनाने तथा ऊष्मा और रासायनिक पदार्थ में अप्रभावित होने वाली वस्तुओं को बनाने के लिए होता है। इसमें नॉन स्टिक जो है कुकवेयर बनाए होते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़े साफ करने के प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट का क्या होता है, डिटर्जेंट क्या बोलते हैं उसे, तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। आगे देखिएगा ऐसे साबुन जो है साबुन वैश्यीय अम्ल का जो है सोडियम या फिर पोटेशियम लवण है तथा इसका उपयोग जो है पानी में शोधन में किया जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब क्या होता है, तो जब आप बताइएगा कि जब ऊपर के बी और सी दोनों, ऊपर के बी क्या है तो बी में है माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है, दूसरा है कि माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है। तो आंसर हमारा क्या बनेंगे, राइट आंसर डी करेक्ट बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे U का वैल्यू लिखा है, ये न्यूट्रॉनों की संख्या में बताना है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास परमाणु भार दिए हैं कितने, तो 235 दिया हुआ और ये हमारे पास परमाणु क्रमांक दिया है 92, तो बस ये परमाणु भार में से हम लोग घटा लेंगे परमाणु क्रमांक तो हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। 235 में से घटा लीजिए 92 तो कितने आ जाएंगे 143, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बन जाएगा। परमाणु जो होता है तत्व का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु के सामान्यतः 3 मूल होते हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि जीवाणुनाशक सल्फाइड ड्रग क्या है, जीवाणुनाशक जो है सल्फाइड ड्रग क्या है, तो आंसर बताइएगा ये है सल्फाइडाइनीज है, क्या है सल्फाइडाइजीन है, सल्फाइडाइजीन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यह जो है सल्फर युक्त औषधि और एंटी बैक्टीरियल के रूप में कार्य करता है और सल्फाइडिनाइज कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए इसमें कौन सा सही नहीं है। कह रहा है कि अस्थि मज्जा मानव शरीर के लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है, बात तो सही है, बोन मैरो ही करती है, सही है। मानव की रीढ़ की हड्डी 28 के स्वरूप नहीं, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे तो 33 होता है, ऑप्शन यहाँ पे 33 होना चाहिए था, 28 दिया है, ये गलत हो गया आपका। आगे कह रहा है कि मध्य कर्ण में मौजूद स्टेप्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी होती है, बात सही है। मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग होता है, ये भी सही है, यानी आंसर समय क्या बना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमिलन नहीं है, किसमें नहीं है सही सुमिलन, देखिए
विटामिन A1 रेटिनॉल, ये तो सही है आपका। विटामिन B3 ये जो है निको निकोटी निकोटिनेमाइड, ये भी सही है आपका। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल, यहाँ पे टेफरॉल दिया है, ये बिल्कुल गलत है। तो हमें गलत तो निकल गया ऑप्शन सी। देखते हैं विटामिन के को फिलोक्विनोन, ये भी सही है। यानी हमें क्या होना चाहिए? विटामिन डी का जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है, यहाँ पे गलत तो दे दिया है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ओके, विटामिन ई का होता है टेकोफेरॉल। विटामिन किसका? ई का होता है टेकोफेरॉल। ओके ना, तो आंसर हमें सी करेक्ट बना। कह रहा है कि पानी में हवा के बुलबुले वैसे ही काम करेंगे जैसे कौन सा दर्पण या लेंस काम करता है? तो आंसर बताएंगे वैसे अवतल लेंस काम करता है। आंसर क्या बनेंगे? राइट आंसर डी करेक्ट होगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जो है शक्तिशाली ऑक्सीकारक है? कौन है बताइए शक्तिशाली? तो आंसर बताएंगे F2 है यहाँ पे। आंसर ए करेक्ट बताएंगे, F2 है। कह रहा है कि तत्वों के निम्न जोड़े में से कौन से जोड़े के दो तत्व जो है संक्रमण तत्व है? कौन है बताइए? तो आंसर बताएंगे Fu और Pt है ना। यहाँ पे क्या है? लोहा और प्लेटिनम है। आंसर्स क्या बनेंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ट्रैक निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली जो है संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? कौन सी है बताइए? तो आंसर बताएंगे यह है लाइसोसोम। आंसर ए करेक्ट होगा, लाइसोसोम। जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की इस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? तो आंसर बताएंगे कैरोलस लिनियस के द्वारा। किनके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब पर जो है प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब है? 100 वाट का क्या मतलब है? तो आंसर बताइएगा। 100 वाट का मतलब होता है आपका कि बल्ब जो है प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। आंसर्स क्या बनाएंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे कह रहा है जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है? जब बर्फ पिघलता है तो आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान घटता है। तो आंसर्स क्या होगा? आयतन घटता है। आंसर्स बी करेक्ट होगा। आयतन क्या होगा? घटेगा। देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? बताइए किसका उपयोग करते हैं? तो आंसर बताएंगे यह है बिना बुझा हुआ चूना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। CaO क्विक लाइम भी कहते हैं हम इसे। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु कौन है बताइए? तो उपधातु इसमें है आर्सेनिक। आंसर सी करेक्ट होगा, आर्सेनिक। सोडियम, एल्यूमिनियम, सल्फर ये सभी धातु है आपके। सल्फर क्या है यहाँ पे? अधातु है। ओके, और ये धातु है दोस्तों, ये उपधातु है आर्सेनिक। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित नहीं है? कौन नहीं है बताइए विषाणु जनित? तो आंसर बताएंगे हैजा, है ना। आंसर डी करेक्ट होगा। हैजा जो है जीवाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग। आप जैसे खसरा बोल सकते हैं, है ना, गलसुआ बोल सकते हैं, चेचक बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, ये सब बोल सकते हैं। कोबाल्ट किस विटामिन की कमी में पाया जाता है? कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट, तो आंसर बताइए। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन नाम है इसका। इसके कमी से जो है रक्ताल्पता की रोग हो जाती है। रक्त मतलब रुकता नहीं, ये कमी हो जाती है इससे। जैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? जैसे बी कम्प्लेक्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें थायमिन बोलते हैं विटामिन B1 को। इसके कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन B2, यदि B2 के बारे में पूछा जाए तो इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविनोन, है ना। और इसकी कमी से कौन रोग होता है? जो होता है इसे फिलोसिस रोग होता है। और विटामिन B3 से, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटीन होता है। इससे जो है अम्ल प्लेगरा रोग होता है। विटामिन B6 जो है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। इससे रक्त क्षीणता रोग होती है। और विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जिससे स्कॉर्बिक रोग होता है ना। और विटामिन डी को तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इससे सूखा रोग होता है ना। देखिए आगे क्वेश्चन बोलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मोल की संकल्पना देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइएगा। उनका नाम क्या है? तो आंसर बताएंगे ऑस्टवाल्ड। आंसर बी करेक्ट बनेंगे, ऑस्टवाल्ड नाम है इनका। कह रहा है कि रात्रिचर स्तनियों की आंखें किस वर्णक के कारण चमकती है? किसके कारण चमकता है? तो आंसर बताएंगे गुआनिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा।
आगे देखेंगे। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का सेक्शन नंबर 4 है सोशल स्टडीज। देखिए क्या है क्वेश्चन, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो आंसर बताएंगे विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। आंसर ए करेक्ट बताइएगा, है ना। खालसा भूमि जो शाही भूमि थी, जिस भूमि का सारा राजस्व शाही खजाना में जमा होती थी। अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्री सुल्तान भी कहा जाता है। अलाउद्दीन ने अधिकतम भूमि को खालसा भूमि में लाने का प्रयास किया था। आगे क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? कब बने थे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस? तो आप आंसर बताएंगे इन उपयुक्त में से सभी में। कब? 1929 में बने थे, 1936 में बने थे, 1937 में भी बने थे। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पे? लाहौर में किए थे 1929 में। और 1930 में भी उन्होंने किया था, 1930 में। 1930 में कांग्रेस के जो है वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था, फलतः जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता बने रहे थे। और फिर 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जो यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। या फिर 1937 में जो फैजपुर में हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने संभाली थी। और 1946 में जुलाई में नवंबर के मध्य एक कांग्रेस का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे थे, है ना। आगे देखिए कह रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? कौन है बताइए? तो आंसर बता देंगे ये है पश्चिम बंगाल। आंसर सही बताएंगे पश्चिम बंगाल है। बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आदि राज्य भी जूट उत्पादन में महत्वपूर्ण आगे रहते हैं। मतलब सबसे अग्रणी देखा जाए तो वो है पश्चिम बंगाल है। इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं जूट को। देखिए आगे, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आप आंसर बताएंगे उत्तराखंड देहरादून में। आंसर सी होगा। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या किसी राज्य में विधान परिषद का उत्पादन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 169 में। ऑप्शन नंबर डी बताएंगे, अनुच्छेद 169 में किया गया है। 171 में क्या है? 171 में यदि पूछा जाए कि 171 में क्या है, तो 171 में विधान परिषद की संरचना से संबंधित उपबंध है ना। और 154 के बारे में पूछा जाए तो 154 154 में है कि किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। तो 167 में आप थोड़ा बताइएगा 167 में क्या है? तो 167 में आप बताएंगे कि राज्यपाल की सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। 168 में क्या है? तो 168 में बताएंगे कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल एवं एक सदन या फिर दो सदन से मिलकर बनेगा। हम लोग का आंसर क्या था? आंसर यहाँ पे डी था। बट आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो आंसर बता दिएगा, वो है राजस्थानी नहीं है। आंसर्स क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का जो है नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो आंसर बताएंगे राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है आगे क्या, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो आंसर्स क्या बनाएंगे इस यहाँ पे? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो है वह किनको माना जाता है? वह माना जाता है बालाजी विश्वनाथ जी को। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, बालाजी विश्वनाथ जी को। क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच में हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुआ था? तो आप आंसर बताएंगे पहले हुआ कब था? तो 1556 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1526 में हुआ था। वह किसके किस में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, पहला वाला ये। दूसरा 1556 में जो था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तीसरा तो आपको पता है अफगान और किसके बीच में हुआ था? मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा पूरी तरह से पराजित हो गए थे। तो देखिए ये दूसरे वाले हमसे पूछा गया 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू पूरी तरह से पराजित होता है, अकबर जीत जाता है इसमें। तो आंसर हमें करेक्ट ए बन जाएगा। देखिए आगे कह रहा है कि बरिंद्र कुमार घोष क्रियाकलापों बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। उस कौन सा समिति है? उस समिति का नाम है अनुशीलन समिति। आंसर से बताएंगे अनुशीलन समिति नाम है। बरिंदर कुमार घोष ने भवानी मंदिर पुस्तक नामक रचना भी इन्होंने किया है। इसमें क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित यह पुस्तक है। अनुशीलन समिति के द्वारा जो युगांतर क्रांतिकारी समाचार पत्र भी निकाला गया था। कह रहा है क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राज्य भाषा घोषित किया गया है। वो कौन सा आर्टिकल है? तो आंसर्स क्या बताएंगे?
आर्टिकल 343 है। ऑप्शन नंबर डी बताएंगे 343 है। तो अनुच्छेद 345 में क्या है? अनुच्छेद 345 में है राज्य के भाषा के संबंध में उपबंध है। तो अनुच्छेद 333 में क्या है? अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व का उल्लेख। अब समाप्त कर दिया गया है इसको। आगे देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे त्यागपत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकते हैं? किसको सौंपते हैं? तो आंसर बताएंगे लोकसभा उपाध्यक्ष को। आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा। और यह होता है दोस्तों आर्टिकल 94 के तहत, अनुच्छेद 94 के तहत होता है। कह रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य युद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग बताना है। कितना है प्रतिशत भाग? तो वो आंसर बताएंगे 42%। आंसर से डी करेक्ट होगा। कितना? 42% है। 14वें जो वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य जो शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों की प्रतिशत कितना है? 42% है। आंसर डी करेक्ट बनाएंगे इसमें। कह रहा है क्या कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो आंसर बता दीजिएगा, ये है सेवा क्षेत्र। आंसर डी बताएंगे, सेवा क्षेत्र में है। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक बताइए कौन है? तो आंसर बताइएगा, यह है जयदेव। आंसर से ए करेक्ट होगा। उनके संगठन के आधार पर क्रम के हमें रखना है, उनके संगठन के आधार पे। तो देखिए और बताइए यहाँ पे बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। तो बॉम्बे एसोसिएशन अब बताएंगे 1852 में होती है। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा को आप देखेंगे तो यह होता है 1884 में। कब होता है? 1884 में। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन को देखिएगा तो ये होता है 1876 में। और इंडियन लीग को देखिएगा तो ये होता है 1875 में। अब बताइए सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों? तो सबसे पहले आप बताइएगा कि सबसे पहले ए आएगा, बॉम्बे एसोसिएशन। जस्ट इसके बाद क्या आएगा? तो इंडियन लीग आएगा। 52 के बाद 75 ही तो आएगा, है ना। मतलब कि यदि इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शंस में तो ये 75 आएगा। 75 के बाद कौन आएगा? तो 76 आएगा, मतलब 3 नंबर। उसके बाद आएगा 2 नंबर। यानी ऑप्शंस कौन सा फुलफिल कर रहा है? तो राइट आंसर ए फुलफिल कर रहा है। निम्नलिखित कथनों को हमें गौर करना है। आइए गौर करते हैं। कह रहा है बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो आप बताइएगा। यस, बिल्कुल करेक्ट बताया। बिहार भारत के क्षेत्रफल का 2.86% का योगदान करता है, ये भी सत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां स्थान प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। यानी आंसर्स क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 और 3, ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है बिहार, है ना। आगे देखिएगा, कह रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक एवं इससे संबंधित शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर बता दिएगा, वो है अनुच्छेद 148 है। आंसर 148 है। तो 149 में क्या है? अनुच्छेद 149 में है कि नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से निहित है। तो 150 में क्या है? 150 में संघ और राज्य के लेखाओं के प्रारूप का संबंध है। तो 151 में क्या है? 151 में है सम परीक्षा, मतलब प्रतिवेदन जो ऑडिट रिपोर्टर होते हैं उसके उल्लेख के बारे में किया गया है। कह रहा है कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो। यह कथन किनका है? तो यह कथन आप आंसर बताएंगे, यह है टीपू सुल्तान का। आंसर ए करेक्ट बताएंगे, टीपू सुल्तान का। इनके पिता का नाम है हैदर अली नाम था टीपू सुल्तान के पिता का, है ना। आगे देखिएगा, मैसूर के शासक थे ये। देखिए, गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई है? बताइए कौन से काल में हुई है प्रकट? तो आंसर बताएंगे, ये है कुषाण काल में। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, कुषाण काल में हुआ है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है हमें, जो अगला सेक्शन आता है हम लोग का सेक्शन नंबर 5 जनरल इंग्लिश का। क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? मेलोड्रामेटिक। मेलोड्रामेटिक मतलब क्या होता है? नाटक संबंधी, मतलब नाटकीय एक तरह से बताइएगा। तो इसका एंटोनिम हमें क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल हो जाएगा। क्या आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम होता है। एक्सग्रेडेड क्या होता है? एक्सग्रेडेड मतलब होता है अतिरंजित, है ना। और यहाँ पे ट्रिएटिकल मतलब होता है नाटकीय। तो हमें एंटोनिम बताना है जस्ट अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा एंटोनिम? नॉर्मल। आंसर डी करेक्ट होगा, सामान्य बताइएगा नाटकीय का। कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। हमें नरेशन बनाना है। आनंद, आर यू कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दिस संडे?
शेखर आस्क्ड, शेखर पूछा है, तो ये तो कंफर्म है कि हमें इसमें क्या यूज करेंगे, आंसर्स जो बनेंगे आपके बनेंगे कि शेखर आस्क्ड अनंत वेदर ही वॉज कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दैट संडे, आंसर्स बी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम हमें बताना है, क्या वर्ड है आइए देख लेते हैं। हमें डेडली के लिए बताना है, जैक मीट विथ अ डैश डेडली एक्सीडेंट, है ना, यहाँ पे एन तो होगा नहीं, तो वो आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे, ऑप्शंस आप बताइएगा। यहाँ पे फैटल होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्या होगा फैटल। और फैटल के लिए यहाँ पे क्या है, घातक, मतलब वो एक्सीडेंट करता है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ बीन्स का मतलब बताइएगा जोर से भरा हुआ, है ना, जोश से भरा हुआ, जोश से। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, लेवली, आंसर्स क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि एंग्री मतलब तो क्रोध, अनहैप्पी मतलब नाखुश बोल सकते हैं, और नर्वस मतलब तो आपको पता है। देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, है ना, तो इसका मतलब क्या आप बताएंगे, कहने का मतलब है कि किसी कार्य के न करने की अनुमति, मतलब उसे सीधे से आप बोल सकते हैं अयोग्य, तो आंसर क्या हमारा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, इनएलिजिबल, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा इनएलिजिबल। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द कंजरिंग, द कंजरिंग इज नॉट अ मूवी फॉर द डैश ऑफ हर्ट, आंसर्स क्या बताइएगा यहाँ पे, कंज्यूरिंग मतलब होता है भूत पिचास, जादू टोना, है ना, तो आंसर्स क्या बताइएगा, कहने का मतलब है क्या कि द कंज्यूरिंग इज नॉट मूवी फॉर द डैश ऑफ हार्ट, मतलब ये कहने का मतलब है कि ये जादू टोना पर आधारित जो है मूवी कमजोर हृदय वालों के लिए नहीं है ना, तो आंसर्स यहाँ पे क्या बनेगा, कमजोर हृदय वाले के लिए नहीं है, तो वो बताइएगा फैंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैंट मतलब क्या होता है, मतलब ये यहाँ पे हमारा होगा फैंट का, यहाँ पे कहने का मतलब हृदय, है ना, कमजोर हृदय बोला जाता है यहाँ पे, तो आंसर्स क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, आइए देखते हैं हम लोग, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन अ क्वी, तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, आंसर्स बताइएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। देखिए क्या, द स्टूडेंट्स वेयर टोल्ड टू स्टैंड इन अ क्वी बाय द टीचर, ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, क्या है हमारे पास, फ्रेजिल, फ्रेजिल का हमें क्या बताना है, साइनोनिम, फ्रेजिल का मतलब होता है भंगुर, मतलब आसानी से टूटने वाला, तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे, फ्रैल, आंसर्स हमें डी करेक्ट बता देंगे, फ्रैल मतलब होता है दुर्बल, है ना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्या है, होमोनी टू फिल इन द ब्लैंक, व्हाट डैश ऑफ मूवी इज दिस, तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ मूवी इज दिस, आंसर्स ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द पर्सन इज रैग्ड क्लॉथ्स सीपिंग ऑन द स्ट्रीट इज अ डैश मैन, तो आंसर्स क्या बताएंगे, होमलेस मैन, आंसर्स डी बताएंगे, क्या होगा, होमलेस मैन। देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, क्या है, व्हेन द न्यूज ऑफ द कोविड वैक्सीन कैम एवरीबॉडी इन द हाउस वाज डैश, आंसर्स क्या बताएंगे, एक्साइटेड, आंसर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, इसमें कहने के एक्साइटेड लेना है कि अच्छा होगा यहाँ पे, है ना, एक्साइटेड मतलब अच्छा होगा, क्योंकि जब कोई नया कार्य, मतलब कोई भी नई योजना जिसके बारे में सुना हो, लगभग होने को है, तो उसके लिए हम आम आदमी क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, क्या है, वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंतिम तौर से, मतलब निर्णायक रूप से बोल सकते हैं, तो आंसर्स क्या बताएंगे, कंक्लूसिवली, कंक्लूसिवली, आंसर्स हमारे क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, कंक्लूसिवली। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, क्या है, ही नीडेड इन इंटेलिजेंट हु डैश दिस एंड सक्सीड इन मेकिंग ऑल वर्क ट्रूली ग्रेट, तो आंसर्स क्या बनेंगे, आंसर्स आप बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए नोटिस, आंसर्स ए करेक्ट होगा, नोटिस। देखिए,
आगे क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? इंडियंस डैश प्लांट्स लाइक पीपल एंड तुलसी एक्सक्रेटेड एंड वर्शिप देम। तो आंसर्स क्या बनेंगे? आंसर्स यहाँ पे बनेंगे कि पीपल और तुलसी के जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, वो लोग उसके क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। तो आंसर्स हमारा बनेगा यहाँ पे कंसिडर्ड। आंसर्स सी करेक्ट होगा, कंसिडर्स। कंप्लीट द सेंटेंस यूज्ड करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। माई ब्रदर डैश एप्पल्स ड्यूरिंग हिज फास्ट। तो आंसर्स क्या होंगे? आंसर्स बनेंगे यहाँ पे एट का यूज होगा, एट मतलब खाने के लिए, और यहाँ पे एट होगा मतलब उसने खाया कितना? तो 8 एप्पल को खाया है ना। तो आंसर्स हमें डी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज एन एब्सोल्युटली डैश मैन। आंसर्स क्या होंगे? यहाँ पे बताएंगे चेस्ट मैन, है ना। आंसर सी करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या होता है? मतलब विशुद्धि मैन, है ना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ बोल्ड आइटम इन गिवन सेंटेंसेस। क्या है? सिराजुद्दौला डिफीट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ स्नैक इन द ग्रास। देखिए अ स्नैक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है? अ स्नैक इन द ग्रास इसका आइटम्स बताएंगे तो बताइएगा दागाबाज, धोखेबाज बोल सकते हैं व्यक्ति, है ना। तो आंसर्स क्या बताएंगे? अ डिस्टिकफुल्ली पर्सन। आंसर्स क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द ब्रैकेट्स वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? द मेडिसिन वॉज सो डैश स्वीट दैट अ मैन हैड टू चूज सुगर अलोंग विथ इट। आंसर्स क्या होंगे? आंसर्स यहाँ पे सौर होंगे। करेक्ट आंसर्स बी बताइएगा, सौर होंगे यहाँ पे। देखिए आगे क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए क्या बताएंगे इसका? क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि द बॉडी शेड हु डेयर कॉल यू अ थीफ। तो आंसर इसका क्या बताएंगे? तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए, द बॉय द बॉय शूटेड हु डेयर्ड कॉल हिम अ थीफ। आंसर्स क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ सेंटेंस मीनिंगफुल, है ना। तो माई डैश इंटेंशन वॉज टू हैव अ गुड टाइम इन द एक्सीलेंट डैश। आंसर्स क्या होंगे यहाँ पे? आंसर्स बताइएगा सोल, माई सोल इन इंटेंशन वॉज हैव अ गुड टाइम इन द एक्सीलेंट वेदर, है ना। तो आंसर्स क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें, आगे जो है सेक्शन हम लोग का चेंज होता है और वो सेक्शन है सेक्शन 6 लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें फुलफिल हमें करना है। क्या आएगा? 11 से यहाँ पे 13 42 आ गया है, तो 14 से क्या आने वाला है? क्या आएगा? 11 का क्यूब करते हैं ना तो हम लोग के पास इतना आता है ना। आप देख रहे हैं ये कितना बढ़ा हुआ है, तो कितना बढ़ा हुआ है, जस्ट इसमें हम 11 इंक्लूड कर देते हैं तो 2 और 4 बिल्कुल आ जा रहा है, मतलब 11 बस ऐड करना है। तो 14 का क्यूब कर लिए, उसमें 14 इंक्लूड करना है, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 27 और 58। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। और ऐसे 14 का क्यूब करिएगा तो पता है कितने आएंगे? 14 का क्यूब आ जाएगा 27 44 आ जाएगा। 27 44 में आप 14 जोड़ लीजिए तो आंसर्स आपके सी करेक्ट होंगे। कह रहा हमें 12 में दे रखा है निर्देश, क्या है आइए देखे पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि रेखाचित्र कौन सा डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेशनल के संबंध को प्रदर्शित करता है ना। डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेशनल्स को, तो कौन बताइएगा? आप बताएंगे कि ये जो है हमारे पास अंदर में डॉक्टर, ये है इंजीनियर, ये प्रोफेशनल्स बनेंगे। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है क्या कि नीचे दिए गए प्रश्न के अनुक्रम में दिए कुछ लुप्त है, उसे हमें फुलफिल करना है। देखिए ई है, ये 5 पे आता है, 5 से ये 12 आ गए। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 5 से 8, 8 और 2 10। अब देखिएगा कि ये 5 था, ये 8 है 3 और ये 2 बार, मतलब कि ये 10 है। अब देखिए ये 12 है, ये 15 है और ये 17 है, तो आगे क्या आने वाला है? तो आप देख रहे हैं ई से मतलब कि 5 से 12 मतलब 7 बढ़ा है, तो आगे भी हम 7 बढ़ाएंगे। 12 7 कितने होते हैं? 19, यानी एस से स्टार्ट होने वाला है, 2 ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखिए 8 से 15 ये कितना बढ़ा है? तो ये भी आप 7 बताएंगे, तो यहाँ से 15 से 7 बढ़ा दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 22, यानी भी ऑप्शन ए कट गया, यानी ऑप्शन बस एक ही बच गया, बी ऑप्शन। अब देखिए इसमें क्या फुलफिल होगा? 7 के बाद क्या आ गया है? 7 से 28 33 198 205, तो क्या आने वाली है? क्या आएगा यहाँ पे? देखेंगे 7 में हम लोग 4 से गुना करते हैं 28 आएगा, ठीक।
28 में हम लोग 5 ऐड करते हैं, यहाँ पे 4 से गुना, यहाँ पे +5, यहाँ पे हम लोग फिर गुणा करते हैं किससे, तो 6 से, यहाँ पे प्लस करते हैं 7 और फिर यहाँ पे गुना कर देंगे हम किससे, 8 से, तो कितने हो जाएंगे 1640। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गुना करिएगा तो। एक निश्चित हमें बताना है कि यहाँ पे क्या फुलफिल होगा, जो लुप्त है इसमें क्या फुलफिल हो जाएगा। देखिए कैसे भरेंगे इसे, डी, डी से जे कितना है, ये 4 पे आता है, ये 10 पे, 6 इंक्रीज किया ना, तो आप देखेंगे क्या, डी जो है यहाँ से, डी से हमें जे के पास आना पड़ा, तो कितना हुआ, तो आप बताइएगा, डी से 10 हुआ और फिर यहाँ पे कितना, ये 13 पे आ गया, तो आप देखेंगे क्या कि डी से हमें जे के पास 6 जाना पड़ा है, यहाँ से कितना जाना पड़ा, तो 3 जाना पड़ा, मतलब कि आप सीधे बता देंगे कि -3 हुआ ना, यहाँ पे हमें 6 और यहाँ पे 3, आप देखेंगे तो क्या हुआ, 3 का ये हुआ, आगे फिर देखेंगे क्यू, क्यू ये होता है 17 पे, ये होता है 25 पे, ये होता है 4 पे आपका, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता, 8 आपके बढ़ा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या हुआ है, तो ये 5, मतलब इसमें भी आप देखिएगा तो 3 का है डिफरेंस, सेम यहाँ पे भी आना चाहिए। 9 और 16, ये 9 पे होता है, ये 16 पे होता है, तो यहाँ पे क्या है, तो 9 16 ये कितना का डिफरेंस है, तो आप बताएंगे 7 का डिफरेंस। यहाँ पे कितना है, 4 का डिफरेंस, वो 4 का डिफरेंस कौन लेके आएगा, तो 3 लेके आएगा, क्योंकि 16 4 20 होता है, ऑप्शन सीधे बी दिखाएगा। कूट भाषा में हमें बताना है, इसका ये लिखा गया है तो इसका क्या हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे शुरू में है तो ये लास्ट में गया है, ठीक है, यहाँ पे ये शुरू में है तो जस्ट लास्ट में गया है, फिर ये शुरू में है तो ये लास्ट में है, ये शुरू में तो ये लास्ट, ऐसे हमें बताना है, मतलब यहाँ से इधर इधर लेकर गया है, तो हमें पी आर से उठा के उधर सबसे लास्ट में चलना है। सबसे लास्ट में कौन देखिएगा, तो यहाँ पे है लास्ट, ठीक है, फिर ए टी, यहाँ पे ए सी, फुलफिल कर कौन रहा है, तो वो है बस सी कर रहा है एकदम से फुलफिल, तो सी आंसर होगा। आगे देखिए नीचे दिए गए वैकल्पिक में हमें बताना है, इसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, ये जो वर्ड है इसके द्वारा कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, तो वो कौन सा वर्ड है, तो आंसर वो बताइएगा। अब देखिए एम तो है इसमें, ठीक है, ए भी है इसमें, आर भी है, ठीक है, जी है क्या इसमें, तो आप बताएंगे हाँ जी भी है, आई है क्या इसमें, यस आई भी है, क्या एन है क्या, आई ए नहीं है इसमें, यानी यही नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर हमें यही बन गया। आगे देखिए यहाँ पे 7 व्यक्ति दिए गए, ठीक है, क्षैतिज पंक्ति में क्या है, उत्तर मुख होकर बैठे, मतलब उत्तर की ओर मुख करके यहाँ पे बैठे हैं टोटल व्यक्ति। अब देखिए कह रहा पी, टी जो है पी एवं भी जो दोनों सिरे के तीसरे स्थान पर बीच में बैठे हैं, दोनों सिरे पर बैठने वाले व्यक्ति ना तो आर है और ना ही क्यू, आर भी से 3 स्थान पहले बैठा है, तो बतावे कि क्यू और आर के कितने स्थान बाद बैठा है, कितने स्थान बाद बैठा है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं पहले, पहला एस या पी यू बैठेगा, जस्ट इसके बाद आता है आर की बारी, फिर है पी, फिर है आपके पास टी, तब है भी, तब है यहाँ पे क्यू, तब आता है यहाँ पे या तो यू या तो एस की बारी। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक टोटल 7, 7 व्यक्ति हमने बैठा दिया। अब कह रहे हैं क्या, क्यू आर से 4 स्थान बाद बैठा, क्यू जो है यहाँ पे आप देखिए क्यू जो है आर से हमें बोलना है, तो ये 4 स्थान बाद ही बैठा है, यानी आंसर क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे कह रहा है कि एक फोटो की इशारा करते हुए राधा ने कहा उसकी माँ, राधा यहाँ पे है, राधा की माँ, ठीक है, राधा की माँ के पिता, माँ के जो इनके पिता है, माँ के पिता मेरे सगे दादा है, मेरे सगे दादा है, ओके, तो बतावे कि उस फोटो में राधा, बतावे कि माँ राधा से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है, तो आंसर बताइए उसकी बुआ हो जाएगी, आंसर सी बनेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन से हम लोग का क्या, कि दिए गए आकृति में कुल जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, टोटल त्रिभुज की संख्या यहाँ पे आप काउंट कर लेंगे, इसे पॉज करिए, इसे काउंट करिए, 1 2 है ना, ऐसे काउंट करिए, फिर 3 ये हो जाएंगे आपके, फिर ये 4 हो जाएंगे और ये एक हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 7 हो जाएगा, ये टोटल 8 हो जाएगा, ये 9 एक 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, एक 13 होगा, एक 14 होगा, 15 होगा, ऐसे काउंट करने होंगे टोटल, तो आपके पास टोटल जो काउंट करके आएंगे वो हो जाएंगे 19। आंसर्स क्या बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।